आज का जो हमारा विषय है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है गन्ना और गन्ना बुआई का समय नज़दीक है। तो आज हम बात करेंगे कि बुआई के समय हमें कौन कौन से पोषक तत्वों को देना चाहिए और उन्हें बुआई के समय ही क्यों देना चाहिए और उन्हें कौन कौन से फर्टिलाइज़र से हम दे सकते हैं। उससे पहले समझेंगे कि हम कैलिफोर्निया के एक वैज्ञानिक हुए आर्नोन, उन्होंने 1954 में 16 पोषक तत्वों की खोज की और पौधे के विकास में 16 पोषक तत्वों को ज़रूरी बताया। ये 16 पोषक तत्वों को उन्होंने दो कैटेगरी में रखा है, एक मुख्य पोषक तत्व और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में उन्होंने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को रखा है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में उन्होंने जिंक, बोरोन, फेरस, मैग्नीज, मोनियोब्डिनम, क्लोरीन और कॉपर इन्हें रखा है। अब हम जानेंगे कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो 3 पोषक तत्व हैं, ये तो हम ज़मीन और हमारी जो मिट्टी और पानी हम देते हैं उससे ही मिल जाते हैं, इन्हें बाहर से देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास होता है ये हमें बाहर से देने की ज़रूरत होती है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम मिट्टी में काफ़ी मात्रा में ये होते हैं, कहीं कहीं इनकी कमी देखी गई है, ज़्यादातर इनकी कमी नहीं आती, तो इन्हें इतना ज़्यादा बाहर से देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जो बच गया सल्फ़र, सल्फ़र को बाहर से देने की आवश्यकता होती है क्योंकि उसकी मिट्टी में कमी पाई जाती है। और अब बच के सूक्ष्म पोषक तत्व, तो सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही कम मात्रा में पौधे को चाहिए होते हैं, इनकी पूर्ति हम स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 5 पोषक तत्व। हमने मुख्य पोषक तत्वों में से लिए हैं कार्बन, वो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास और सल्फ़र, और सूक्ष्म पोषक तत्वों में से लिया है हमने जिंक। तो आज हम इन्हीं 5 तत्वों के विषय में बात करेंगे कि इनका बुआई पर दिया जाना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो पौधे की सभी क्रियाओं में बहुत ज़्यादा भाग लेता है, लेकिन इसका बुआई के समय पौधे को बहुत ही जमाव के समय बहुत ही कम आवश्यकता होती है, ज़्यादा आवश्यकता इसकी बढ़वार के समय होती है। और ये एक गतिमान पोषक तत्व है, मोबाइल एलिमेंट है जो ज़मीन में चलता है, पौधे के दूर पड़े रहने पर भी उसे प्राप्त हो जाता है। इसका हमारे पास जो देने का स्रोत है वो है यूरिया। तो यूरिया हमें बुआई के समय कितना देना चाहिए वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम फास्फोरस किस फर्टिलाइज़र से हम दे रहे हैं। यदि हम बुआई के समय डीएपी यूज कर रहे हैं फास्फोरस के लिए, तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन होती है। 18% नाइट्रोजन का मतलब ये है कि यदि हम 10 किलो डीएपी दे रहे हैं तो 4 किलोग्राम यूरिया स्वतः ही उसमें चला जाता है। यानी कि जितना अंकुरण के समय पौधे को आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, उतना नाइट्रोजन उसमें है, तो इसलिए हमें उसमें अलग से नाइट्रोजन मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। हम डीएपी को बिना यूरिया के भी दे सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास फास्फोरस देने का जो फर्टिलाइज़र है वो एनपीके। एनपीके में भी लगभग 12% इसमें नाइट्रोजन होती है, तो हम उसमें भी अलग से यूरिया ऐड नहीं करेंगे। अब तीसरा जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है वो है एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। उसमें जो है नाइट्रोजन नहीं होती, उसमें केवल फास्फोरस होता है, वो भी 16%। तो उसमें हमें नाइट्रोजन देने के लिए उसके साथ में हमें अलग से यूरिया मिलाना पड़ेगा। यूरिया हमें 1 बैग यूरिया का 1 एकड़ में एसएसपी के साथ प्रयोग करना है। तो ये बात तो हुई नाइट्रोजन की। अब बात कर लेते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस देने के लिए जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है वो है डीएपी। डीएपी में 40% फास्फोरस होता है
और फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो गतिमान नहीं है, वो इन मोबाइल एलिमेंट्स, तो वो जहाँ पड़ा रहता वहीं पड़ा रहता, तो हमें उसे जड़ों के पास ही देना चाहिए या जड़ें जिस जगह से निकले वहाँ देना चाहिए। तो इसका बेहद ही ज़रूरी है कि हम इसे बुआई के समय ही दें। अब इसे देने के हमारे पास जो 3 स्रोत मुख्यतः हैं। सबसे पहला तो है डीएपी। हम डीएपी दे सकते हैं। डीएपी हमें 1 एकड़ में 52 किलोग्राम प्रयोग करनी है फास्फोरस देने के लिए। और दूसरा हमारे पास जो फास्फोरस का फर्टिलाइज़र है वो एनपीके, उसमें 32% उसमें फास्फोरस होता है। तो उसमें हमें जो मात्रा लेनी है एनपीके की वह लेनी है 75 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि हम एनपीके दे रहे हैं तो हमें उसकी मात्रा जो 75 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है, लगभग 1.5 बैग। अब तीसरा जो हमारे पास स्रोत है फास्फोरस का वो है एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। उसमें 16% फास्फोरस होता है। तो सिंगल सुपर फास्फेट की जो हम मात्रा प्रयोग करनी है वह करनी है 150 किलोग्राम प्रति एकड़। तो 150 किलोग्राम प्रति एकड़ हमें एसएसपी ले लेना है बुआई के समय। अब बात आती है पोटास की। तो मुख्यतः पोटास जो है एक ऐसा तत्व जो सेमी मोबाइल तत्व है, यानी कि अर्ध गतिमान, ये आधा गतिमान है। ज़मीन में ये 50% ही गति करता है। तो इसे भी हमें बुआई के समय ही दे देना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसे हमारे किसान भाई ज़्यादातर अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि इसके रेट फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। लेकिन पौधे की जितनी भी रेसिस्टेंस पावर है, उसका सर्दी से लड़ना, गर्मी से लड़ना और तने को मजबूत करना, ये सब जो पोटास के द्वारा ही पौधे में संचालित किया जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व दाना बनाने में चमक लाता है, दाना की मोटाई बनाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व, इसे हमें ज़रूर बुआई के समय ही देना चाहिए। इसे देने के मेरे पास जो फर्टिलाइज़र हैं वे हैं 2, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास और एक है SOP सल्फेट ऑफ पोटास। तो हमें जो इसे देने के लिए MOP का प्रयोग करना चाहिए। MOP का प्रयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक तो MOP में जो पोटास का प्रतिशत है वो 60% है, जबकि SOP में जो पोटास का प्रतिशत है वो 48% है। तो एक तो हमें इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा मिल रही, और दूसरा इसका यह है कि जो म्यूरेट ऑफ पोटास है उसके रेट कम है SOP के बजाय। तो पैसे की भी हमारी बचत हो रही। तीसरा जो इसे देने का हमारा रीज़न है कि ये होता है पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि इससे हमें 2 तत्व प्राप्त हो रहे। एक तो हमें पोटास मिल रहा है और एक मिल रहा है हमें क्लोरीन। तो क्लोरीन की भी पौधे को एक आवश्यकता होती है। पौधा जो क्लोरीन को क्लोराइड फॉर्म में लेता है, और इसमें MOP में सीधा ही क्लोरीन क्लोराइड फॉर्म में होती है। तो इसका देने का हमें एक ये भी लाभ हो जाएगा कि क्लोरीन हमें अलग से देने की ज़रूरत नहीं, हमें इसी से ही मिल जाएगी। अब ये जो हमारा म्यूरेट ऑफ पोटास है, इसकी जो मात्रा है वो हम यदि हम DAP का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ हमें 27 किलोग्राम MOP लेना है साथ में। और यदि हम NPK का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ जो है हमें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ MOP अतिरिक्त और लेना होगा, क्योंकि उसमें जो पोटास का जो रेशो है वो 16% है, वो कम है। तो उसे पूरा करने के लिए हमें 10 किलोग्राम MOP प्रति एकड़ अतिरिक्त लेना होगा। और यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि SSP का प्रयोग कर रहे हैं बुआई के समय, तो उसके साथ भी हमें 27 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ लेना होगा। तो ये बात आपकी समझ में आएगी होगी। यदि हम DAP का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ 27 किलोग्राम MOP लेंगे, और यदि हम NPK का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ हम 10 किलोग्राम MOP प्रति एकड़ लेंगे।
और यदि हम एसएसपी का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ हम 27 किलोग्राम एमओपी हमें लेना पड़ेगा, फिर ये तीनों तत्व बैलेंस में आ जाएंगे। आप एसओपी ना दो, लेकिन मैंने इनके फ़ायदे आपको बताए। आप चाहे तो एसओपी भी ले सकते हैं। एसओपी की जो मात्रा है वो रहती है लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़, तो आप चाहे तो उसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये अच्छा रहेगा एमओपी लेना। अब बात कर लेते हैं दो और हमारे पोषक तत्व जो बच के, सल्फ़र और जो है जिंक। सल्फ़र एक ऐसा तत्व है जो पौधे में प्रोटीन का निर्माण करता है और बहुत सी उपापचय क्रियाओं में ये भाग लेता है। क्लोरोफिल का भी एक मुख्य स्रोत है और ये ज़मीन में जो एक गतिमान तत्व है, तो इसे भी हमें बुआई के समय हमें देना चाहिए। ज़्यादातर मिट्टियों में इसकी कमी है, तो इसे हमें देने के लिए बेंटोनाइट सल्फ़र का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बेंटोनाइट सल्फ़र में सल्फ़र फॉर्म में होता है और कुछ समय बाद वो सल्फ़र को सल्फ़ेट फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो पौधे जो सल्फ़र को सल्फ़ेट फॉर्म में ही ग्रहण करते हैं। यदि हम उसे बुआई के समय देंगे तो जब तक उसमें अंकुरण होगा और जड़ें बनेंगी, तब तक वो सल्फ़ेट फॉर्म में आ चुका होगा और पौधा उसे आराम से ले लेगा और वो लीच भी कम होता है, उसमें जो गलनाक है वो उसका कम है। हाँ, तो हमेशा बेंटोनाइट सल्फ़र से ही देना, बुआई के समय WDG सल्फ़र से नहीं देना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हमारा एक पोषक तत्व बच गया है जो सूक्ष्म पोषक तत्व, वो है जिंक। जिंक भी DAP की तरह जो है गतिमान नहीं है, हाईली रिएक्टिव है, वो जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहता है, तो उसे भी हमें जोड़ों के पास ही देना चाहिए। लेकिन उसे कभी भी आप DAP के साथ मिलाकर नहीं दे सकते, क्योंकि जिंक DAP के साथ मिलाकर क्रिया कर लेता है और जिंक फास्फाइड बना देता है जो पौधों को उपलब्ध नहीं होता, ऐसा तत्व बन जाता है। तो यदि हम बुआई के समय जिंक देना चाह रहे हैं तो हमें चिलेटेड जिंक का प्रयोग करना चाहिए, जो EDTA 12% के नाम से जो जिंक आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। उसका जो मात्रा है वो हमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए। हालांकि ये काफ़ी महंगा किसान भाइयों को पड़ता है, तो आप चाहे तो इसे बुआई के समय यदि देना चाह रहे तो चिलेटेड जिंक का प्रयोग करें। यदि बुआई के समय नहीं देना चाह रहे तो आप बाद में पहले पानी पर या दूसरे पानी पर आप जो है 33% वाला जो जिंक सल्फेट आता है, मोनोहाइड्रेट जिंक जो होता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसकी जो मात्रा है वो लगभग आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी है। तो आज हमने इन्हीं 5 तत्वों के बारे में बताया जो बुआई के समय गन्ने में बेहद ज़रूरी है और हमें इनका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। हम अनाप शनाप चीज़ों पर पैसा ना खर्च करके जो चीज़ ज़रूरी है उस पर पैसा खर्च करना चाहिए। इससे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारी जो फसल है वह रोग मुक्त होगी, क्योंकि सभी क्रियाएं जो हैं पौधे में जो पोषक तत्वों के माध्यम से ही होती हैं, तो पोषक तत्वों का दिया जाना बेहद ज़रूरी है। और बहुत किसान भाई बुआई के समय पोषक तत्वों को अवॉइड कर देते हैं, DAP दे देते हैं तो पोटाश नहीं देते, और पोटाश दे देते हैं तो सल्फ़र नहीं देते, सल्फ़र दे देते तो जिंक नहीं देते। तो ये कुछ विशेष बातें थी जो बुआई के समय देना चाहिए। बाकी जो माइक्रोन्यूट्रेंट हमारे बच गए हैं उनकी जैसे ही हमें कमी के सिम्टम्स हमें दिखते हैं उनकी पूर्ति हम स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन जो NP के पोषक तत्व हैं उनकी कमी हम बाद में स्प्रे के माध्यम से करना संभव नहीं रहता, तो आप उन्हें बुआई के समय ही प्रयोग करें। और इसके साथ साथ आप देसी खाद का भी अवश्य प्रयोग करें। बुआई से पहले देसी खाद मिट्टी में मिला दें और जो हमारे जैव फर्टिलाइज़र है, माइक्रोराइजा, PSB है, आप इनके साथ साथ उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
इसका माइक्रोराइजा की जो मात्रा है वो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। उस अंतिम जुताई पर आप किसी गोबर की सड़ी खाद में मिलाकर बखेर कर और जुताई कर सकते हैं। और बाद में अपने जो रासायनिक जो फर्टिलाइज़र हैं उन्हें आप अपने जो कूट निकाल रखे उसमें दे सकते हैं। इससे आपके जो फर्टिलाइज़र वो भी ख़राब नहीं होंगे और उनका आपको पूरा फ़ायदा इनका मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। धन्यवाद।